वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कैलकुलस कंटिन्यूअस फंक्शन में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को स्टडी की थी। आज हम उसी डेफिनेशन की सेकंड फॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन के साथ। लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट ही होगा जब भी हम लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे। एन एलिमेंट यू बिलोंगिंग टू आर, किसी भी एलिमेंट यू बिलोंगिंग टू आर को लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कब कहोगे कि किसी भी एलिमेंट को, रियल नंबर को लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कब कहोगे? तो दो कंडीशन थी हमारे पास। फर्स्टली तो वो अपर बाउंड बनना चाहिए। अपर बाउंड की डेफिनेशन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। एंड सेकेंडली, इफ यू डैश इज एनी अदर अपर बाउंड, क्योंकि यू डैश कोई और अपर बाउंड है, यू डैश कोई और रियल नंबर है जो ए के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर है, तो यू की वैल्यू लिस्ट होगी, यू की वैल्यू स्मॉलर होगी यू डैश से। दैट मीन्स यू इज लिस्ट अमंग ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ ए, कि यू जितने भी अपर बाउंड्स ऑफ ए होंगे उनमें से सबसे छोटा। अब इसी डेफिनेशन को कुछ और तरीके से देखा जाए कि यू हमारे पास सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है कि यू से जस्ट थोड़ा सा भी छोटा नंबर ले लू मैं, अगर थोड़ा सा भी छोटा ले तो वो भी अपर बाउंड नहीं बनेगा। ए नंबर स्मॉलर देन यू कैन नॉट बी अपर बाउंड, क्योंकि यू सबसे छोटा अपर बाउंड है, उससे छोटा कोई नंबर तो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन द सेट A1 2 3 4 5. A is the set this, and we know u is equal to 5 is the least upper bound of this set. If we take a number, अगर मैं एक नंबर ले लूं 4.9, तो क्या वो अपर बाउंड है इस सेट का? तो पहले तो मुझे ये था कि अपर बाउंड हमारे पास सेट के अंदर या अंदर से होना जरूरी है, कि सेट रियल नंबर होना जरूरी है। तो अब हमारे पास 4.9 सेट के अंदर नहीं है, बट इट इज ए रियल नंबर। तो हमारे पास इफ वी टेक ए नंबर 4.9, क्या ये अपर बाउंड है? उससे छोटा नंबर 5 हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, तो 5 से छोटा अगर कोई नंबर ले ले तो क्या ये अपर बाउंड है? 4.9 इज ए लिटिल स्मॉलर देन 5, देन 4.9 इज नॉट अपर बाउंड, कि ये अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे अपर बाउंड की डेफिनेशन होती है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन ये 4.9 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हमारे पास 5 से बड़ा या बराबर नहीं है, क्योंकि 4.9 तो 5 से क्या है? छोटा है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर मैं कुछ अब लिस्ट अपर बाउंड से जस्ट थोड़ा सा भी नंबर छोटा ले लूं तो भी वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। नहीं बनने की डेफिनेशन, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन होती है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, और नहीं अपर बाउंड की, यानी कि जब ये हमारे पास नॉट पे जाते हैं, निगेशन स्टेटमेंट पे जाते हैं, तो एवरी जो होता है वो किस में चला जाता है? देयर एग्जिस्ट में। तो कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इस डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा। तो वो एलिमेंट हमारे पास इस सेट में क्या था 1 2 3 4 5 में, कि 5 एलिमेंट ऐसा था जहां मेरी अपर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही थी। 5 इन चारों से बड़ा या बराबर कह सकते हैं हम, लेकिन वो 5 से बड़ा नहीं था। तो कम से कम एक एलिमेंट सेट का वहां दिखा जहां मेरी अपर बाउंड की डेफिनेशन जो है वो होल्ड नहीं कर रही, बिकॉज इट इज लेस देन 5, 4.9 इज नॉट अपर बाउंड। तो अब इस डेफिनेशन को हम कन्वर्ट करें अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सो इफ वी टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, कितना छोटे से छोटा भी एप्सिलॉन ले ले, u माइनस एप्सिलॉन, u माइनस एप्सिलॉन इज ए नंबर स्मॉलर देन u, तो ये नंबर स्मॉलर देन u है, तो इट शुड नॉट बी द अपर बाउंड। तो u minus epsilon कैन नॉट बी अपर बाउंड बाय डेफिनेशन ऑफ नॉट अपर बाउंड। नॉट अपर बाउंड की डेफिनेशन कि कम से कम सेट का एक एलिमेंट तो मिलेगा जहां मेरी u माइनस एप्सिलॉन जो है अपर बाउंड नहीं है, नहीं की डेफिनेशन। तो दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो हमारी अब लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन को हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्टली इट शुड बी, अगर मेरा u लिस्ट अपर बाउंड है तो इट शुड बी द अपर बाउंड ऑफ ए, दैट मीन्स u इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। एंड सेकेंड, if we take any epsilon greater than 0, however small it may be, u minus epsilon cannot be upper bound. By definition of not upper bound, there exists some x belonging to a, कि कम से कम एक x तो बिलोंग करेगा a के अंदर जहां मेरी अपर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी। अपर बाउंड है तो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा, अपर बाउंड नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास एक एलिमेंट तो मिला जहां पर मेरी अपर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही। इन दैट केस x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ये हो गया इट शुड बी अपर बाउंड, एंड सेकंड क्या हुआ कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी लूं मैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a सच दैट x is greater than u minus epsilon।
तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई लीस्ट अपर बाउंड की दूसरी फॉर्म. इट शुड बी अपर बाउंड, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, एंड सेकेंडली देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन में कितना भी स्मॉल से स्मॉल चूज कर सकती हूँ, हमारे पास कम से कम एक x तो मिलेगा जो x क्या होगा, ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड. सेकेंड अब हम लेने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन के ऊपर दूसरी फॉर्म, ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, किसी भी एलिमेंट एल बिलोंगिंग टू आर को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कब कहेंगे, फर्स्टली इट शुड बी द लोअर बाउंड ऑफ ए. लोअर बाउंड की डेफिनेशन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. तो हमारे पास इट शुड बी लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, एंड सेकंड एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड. कोई और लोअर बाउंड है तो एल उससे बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स एल इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड. तो भैया यही एग्जांपल 1 2 3 4 5 वाला भी, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1 है. जितने भी लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड ये सारी साइड लोअर बाउंड है क्योंकि ये सारी साइड सेट के हर एलिमेंट से छोटी आई इधर वाली. तो इन सब में से जो बड़ा है दैट इज एल ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड. तो हमारा 1 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. एग्जाम्पल फिर से लिया, हमारे पास एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अमंग ऑल द, इनके ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड हो गई. अब हमारे पास कोई भी नंबर, ए नंबर बिगर देन एल, कि कोई भी नंबर जो एल से बड़ा है, क्योंकि एल सबसे बड़ा लोअर बाउंड है. अगर मैं इससे जस्ट थोड़ा सा भी नंबर बड़ा ले लूंगी तो दिस नंबर 1.1 सपोज देखो, तो 1.1 जो है वो लोअर बाउंड नहीं है. ए नंबर बिगर देन एल, कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा ले लोगे एल से तो भी वो लोअर बाउंड नहीं बनेगा. एग्जाम्पल फिर से वही लिया 1 2 3 4 5 का, कि मुझे पता है एल जो 1 इज एल इज इक्वल टू 1 क्या है मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इफ वी टेक इन नंबर 1.1 विच इज लिटिल बिगर देन 1, कि 0.1 ही बड़ा है बस वो किससे 1 से, तो 1.1 इज नॉट लोअर बाउंड. तो हमारे पास 1.1 लोअर बाउंड नहीं है. क्यों नहीं है? लोअर बाउंड तो क्या होता था, सेट के हर एलिमेंट से छोटा या बराबर, बट 1.1 तो 1 से छोटा नहीं है, ये तो सेट का एलिमेंट है. तो 1.1 इस 1 से तो छोटा नहीं है. तो कम से कम सेट का एक एलिमेंट तो मुझे दिख रहा है जिससे 1.1 मेरा छोटा या बराबर नहीं है. तो कम से कम देन 1.1 इज नॉट लोअर बाउंड बिकॉज 1.1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ ए. कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा दिख रहा है 1 जहां पर मेरा 1.1 लोअर बाउंड की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा. 1.1 हमारे पास 1 से छोटा या बराबर नहीं है बिकॉज 1.1 तो क्या है मेरा लार्जर है. तो अब इट मीन्स इसी डेफिनेशन को हम एप्सिलॉन से लिखे, इफ वी टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी, कि कितना भी छोटा ले ले, अगर मैं एल में कुछ भी नंबर ऐड कर रही हूँ, दिस नंबर इज बिगर देन एल, अगर ये नंबर बिगर हो गया तो दिस इज नॉट लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा. नॉट लोअर बाउंड की डेफिनेशन कि कम से कम सेट का एक एलिमेंट तो आएगा जहां मेरी लोअर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी. लोअर बाउंड होता है तो सेट के हर एलिमेंट से छोटा या बराबर, बट दिस इज नॉट लोअर बाउंड. तो कम से कम एक एलिमेंट सेट का दिखा एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स. दैट इज क्या हो जाएगा मेरा एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स, और वी कैन से x इज, इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं दोबारा, x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. तो मेरी अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की दूसरी फॉर्म क्या बनी, कि पहली कि अगर मेरा l ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो मेरा l जो होगा वो लोअर बाउंड बनेगा. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, एंड सेकेंडली फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास l प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी लोअर बाउंड. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a जहां मेरी लोअर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी. देयर एग्जिस्ट फॉर विच l प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लेस देन इक्वल टू x, दैट इज मेरा क्या हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा इस केस में x से बड़ा, और वी कैन से x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. तो इस एग्जांपल में मेरा l तो था 1 और एप्सिलॉन मैंने लिया था 0.1, तो 1.1 बन गया था मेरा. तो x का काम 1 कर रहा था कि कम से कम एक एलिमेंट सेट का 1 आ रहा है जो 1.1 से छोटा है. दिस इज 1, एप्सिलॉन मैंने 0.1 लिया था, और x मेरा कौन सा था कि 1 एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है सेट का 1 2 3 4 5 का जो इस 1.1 से छोटा है. तो x इज 1 विच इज लेस देन 1.1. तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन सेकेंड फॉर्म. बिल्कुल आराम से इसको डेफिनेशन को तुमने समझना है, क्योंकि एकदम में तुम्हारे पास ये डेफिनेशन ग्रैस्प नहीं होगी. इसको धीरे से
आराम से एग्जाम्पल से अपने मन में एग्जाम्पल्स लेने हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल्स ट्रिक करने हैं जहां तुम अब साइलेंट को चेंज कर रहे हो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक्स मिलेगा जहां मेरी लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही होगी। तो दिस इज द definition of greatest lower bound and least upper bound in the second form। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। सपोज f फ्रॉम x टू y इज ए फंक्शन, कि हमारे पास एक फंक्शन है f जिसकी डोमेन x है और कोडोमेन जो है हमारी y है। रेंज ऑफ f का मतलब क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x, कि जो डोमेन है उसके ऊपर हमने f अप्लाई करना है, या फिर सेकंड नोटेशन इसकी r ऑफ f दैट इज रेंज ऑफ f। व्हाट इज दिस सेट ऑफ इमेजेस ऑफ x, पूरी की पूरी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर द फंक्शन f। तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू x। तो हमारे पास x अगर हमारी डोमेन है तो f ऑफ x आ जाएगा वेयर x बिलोंग्स टू x। एग्जांपल लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल नंबर का सेट ले, n हमारा 1 2 3 4, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी। f हमने लिया फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, सेट हमारे पास डोमेन का सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, कोडोमेन का जो सेट है वो रियल नंबर है। f हमने डिफाइन किया f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, दैट मींस f ऑफ 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर, f ऑफ 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर, f ऑफ 3 आ जाएगा 3 स्क्वायर। हमारी रेंज की डेफिनेशन f ऑफ x बिलोंगिंग टू x। अब हमारी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो दिस इज f ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो दिट मींस f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में है उनकी इमेजेस। तो अब हमारे पास डोमेन में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो इनके इमेजेस क्या बनेंगे f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4, चलते जा रही है इस तरह से इन्फिनिटी तक। f ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर, f ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर, f ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये सेट बन गया, दिस इज रेंज ऑफ f। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, f हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें डोमेन फिर से वही नेचुरल नंबर ली और कोडोमेन हमारी रियल नंबर। किस तरह से डिफाइन किया मैंने फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू 1, n इज इवन एंड f ऑफ n इज -1 इफ n इज ओड। कि जितने भी नेचुरल नंबर इवन होंगी उनकी इमेजेस 1 होंगी, जो नेचुरल नंबर ओड होगा उनकी इमेजेस क्या होंगी मेरी -1। तो रेंज ऑफ f की डेफिनेशन कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी इमेजेस। तो डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3 4, इसी तरह से हमारे पास रेंज ऑफ f क्या बनेगा f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4। हमारी डेफिनेशन f की, कि हमारे पास डेफिनेशन f की f ऑफ n इज -1, अगर n ओड है दैट मींस f ऑफ 1 -1 आ जाएगा। f ऑफ 2 बिकॉज 2 इज इवन f2 1 आ जाएगा। f3 3 ओड है तो f ऑफ 3 -1 आ जाएगा। f ऑफ 4 हमारे पास क्या आ जाएगा फिर से 1। तो ये हमारे पास, बट ये सेट तो बना। अब हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कलेक्शन होता है हमारा सेट। तो इट मींस 2 ही एलिमेंट इसमें डिस्टिंक्ट है, बाकी सारे तो रिपीट हो रहे हैं। तो रेंज सेट क्या बना मेरा 1 एंड -1। तो हमारा रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द डोमेन अंडर द फंक्शन f। अब हमारे पास बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन, इसी के साथ ही फंक्शन को बाउंडेड कब कहेंगे, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड सेट हमारे पास आ गया था, बाउंडेड फंक्शन क्या होगा। f हमारे पास x से लेके y तक हमारे पास फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन कब कहेंगे, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। उस फंक्शन को बाउंडेड कब कहोगे, अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड है। सेट को बाउंडेड कब कहते हैं वो हमें पता है, एक हमारे पास u मिलेगा, एक l मिलेगा, एक अपर बाउंड मिलेगा, एक लोअर बाउंड मिलेगा। सेट का हर एलिमेंट उन दो एक्सट्रीम्स के बीच में होंगे। तो f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड बाउंडेड। फंक्शन को बाउंडेड कब कहेंगे, इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। रेंज सेट हमें पता चल गया, डेफिनेशन हमने दे दी, रेंज सेट इज बाउंडेड। तो रेंज सेट का मतलब हमारे पास ये सेट जो, अगर ये वाला सेट बाउंडेड आ गया कि सेट का हर एलिमेंट, अब इस रेंज सेट के एलिमेंट क्या है, f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू x। इट मींस देयर एग्जिस्ट नंबर l and u belonging to real number such that each point of range के पॉइंट किस तरह से, इस तरह से each point of range is lying between l and u where l और u हमारे पास रियल नंबर है। फॉर ऑल रेंज के एलिमेंट में कहां चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है, x बिलोंगिंग टू x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। दैट मींस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, हम रियल नंबर के ऊपर ही चल रहे हैं तो x और y मेरे सबसेट ऑफ रियल नंबर ही है यहाँ पर। ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड
और रेंज सेट की डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है। रेंज सेट में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि सेट का हर एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं एल और यू, जिसको हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम भी कहा था, लेकिन अब हम फिलहाल हम एल और यू चूज कर रहे हैं लोअर बाउंड के लिए और अपर बाउंड के लिए। तो एक लोअर बाउंड कम से कम मिलेगा और एक अपर बाउंड मिलेगा। सेट का हर एलिमेंट, रेंज का सेट के एलिमेंट किस तरह से दिख रहे हैं मुझे, इस तरह से। तो हमारे पास रेंज सेट का हर एलिमेंट एल और यू के बीच में है, तो हम कहेंगे मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के ऊपर आ रही हूँ, तो इस फंक्शन के जो रेंज सेट है वो ये बन रहा है 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। अब ये सेट जो है वो बाउंडेड बिलो तो है, सेट का हर एलिमेंट, लोअर बाउंड तो मुझे 1 मिल रहा है कि सेट का हर एलिमेंट 1 से तो बड़ा या बराबर आएगा, बट देर इज नो अपर बाउंड, तो अपर बाउंड नहीं है इस सेट का, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए बाउंडेड फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन बाउंडेड नहीं है, एफ इज नॉट ए बाउंडेड फंक्शन। दिट इज बाउंडेड बिलो है हमारे पास रेंज सेट, बट बाउंडेड अबव नहीं है, नॉट ए बाउंडेड फंक्शन। अगला फिर सेम एग्जांपल यहाँ पर, तो दूसरा एग्जांपल, अब मेरा रेंज सेट ये आ रहा है, रेंज सेट के 2 ही पॉइंट है हमारे पास 1 और -1, तो सेट का हर एलिमेंट -1 और 1 के बीच में है, दैट मीन्स -1 मेरा एल का काम कर जाएगा और 1 जो है वो मेरा यू का काम कर देगा। दैट मीन्स सेट फाइनाइट सेट, तो ऐसे भी मैंने कहा था बाउंडेड होते, तो दिस इज द रेंज सेट इज फाइनाइट, तो हमारे पास बाउंडेड मिल जाएगा, कोई ना कोई लोअर बाउंड और अपर बाउंड जरूर मिलेगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बाउंडेड फंक्शन। अब दूसरे डेफिनेशन बाउंडेड फंक्शन के एक और तरीके से भी दे सकते हैं हम। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन हमने वो दी कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एंड लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, देन एफ इज कॉल्ड बाउंडेड। तो अगर हमारे पास एफ अगर बाउंडेड फंक्शन है, एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट some m greater than 0 such that modulus of fx is less than equal to m for all x belonging to the domain। डोमेन का सेट अगर हम x लेके चल रहे हैं, f अगर बाउंडेड फंक्शन है तो कम से कम एक नंबर m जरूर मिलेगा जो इस डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। किस तरह से मिलेगा, अगर मान लो मेरे fx की वैल्यू जो आ रही है, सपोज हमारे पास fx की वैल्यूज जो आ रही है वो 5 और 1 के बीच में आ रही है, 5 और 1 के बीच में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज ग्रेटर देन -5 ऑल्सो। That means fx is lying between 5 and -5 and 5. So that means we can say fx is less than equal to 5. तो मेरा कैपिटल M का काम किसने कर लिया, 5। तो इट मीन्स मैं अब न्यूमेरिकली जो इन दोनों से जो बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास 1 और 5 के बीच में से, न्यूमेरिकली हो सकता है नंबर नेगेटिव भी हो, दैट मीन्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर बिगर होगा तो उसके अंदर हमारे पास मॉडुलस जो होगा उससे कम हो जाएगा। पर अगर इसी केस में मैं यूं लेती है fx इज लेस देन 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन -5, तो लोअर बाउंड का काम मेरा एल कर रहा है, अपर बाउंड का काम मेरा यू कर रहा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ कंडीशन लगानी चाहिए थी 5 की, दैट वी विल गेट अगेन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो एल और यू में से जो न्यूमेरिकल बड़ा होगा, हमने साइन नहीं देखना, साइन नहीं देखना उसका, एल और यू में से जो न्यूमेरिकली बड़ा होगा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर हमारे पास, तो एक m मिल जाएगा कि हमारे पास फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड होगा। अगर फिर इसी से ही कि अगर l और u मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पर पहुंच सकती हूँ कि एक m फाइंड आउट कर लेंगे हम, और हमारे पास अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है तो क्या लोअर और अपर बाउंड मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे लोअर और अपर बाउंड मिलेगा। अगर मेरी ये डेफिनेशन होल्ड कर जाए -m, तो मेरा l का काम -m कर रहा है और u का काम मेरा कैपिटल M कर रहा है। तो इट मीन्स अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है मेरी बाउंडेड फंक्शन की, तो यहाँ पर हम इजिली पहुंच जाएंगे, और फिर फर्दर इसी तरह से अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है तो हमारे पास एल और यू मिल जाएंगे। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन में हम चाहे तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे या तो फिर हमारे पास ये डेफिनेशन। तो बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन एंड बोथ आर इक्विवेलेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड का क्या मीनिंग होगा, कोई भी ए सबसेट ऑफ आर लिया हमने और एक पॉइंट ए से ले लिया, डेफिनेटली ए मेरा नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, तभी मैं ए के अंदर से एक पॉइंट चूज कर रही हूँ। तो अब ए हमारे पास सबसेट है आर का, एंड ए आर इज एनी पॉइंट ऑफ ए वी आर चूजिंग हियर, देन ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए। तो हमारे पास किसी भी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे, ये शॉर्ट नोटेशन है, एनबीडी स्टैंड फॉर नेबरहुड ऑफ ए। तो हमारे पास किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे, तो हमारे पास डेफिनेशन जब होगी नेबरहुड हमेशा एक सेट होगा और किसका निकाला जाएगा, एक पॉइंट का निकाला जाएगा।
A is called neighborhood of a point A if there exists an epsilon, कि अगर कोई भी एक epsilon एग्जिस्ट कर जाए, कोई भी एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए, पॉजिटिव नंबर, such that A minus epsilon, A plus epsilon is contained in A, कि this interval contains the neighboring point of A, A की लेफ्ट साइड और A की राइट साइड वाले पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तब हम कहेंगे A इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ A, तो वो A का नेबरहुड बनेगा अगर A के नेबरिंग पॉइंट हमारे पास कम से कम एक नेबरिंग पॉइंट ऐसा साइलेंट मिल जाएगा, कम से कम एक इंटरवल ऐसा जरूर मिल जाएगा कि ये हमारे पास इंटरवल पहले तो खुद A के अंदर होना चाहिए, पहले तो खुद A के अंदर होना चाहिए, और A के आसपास वाले पॉइंट भी हम यूं कह सकते हैं लेमन की डेफिनेशन में कि A के लेफ्ट साइड वाले कुछ पॉइंट्स और A के राइट साइड वाले भी कुछ पॉइंट्स, सारे के सारे वो इंटरवल पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए, A के अंदर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो नेबरहुड ऑफ द पॉइंट बन रहा है। तो ये सेट A का नेबरहुड कब बनेगा कि अगर एक एप्सिलॉन कम से कम एग्जिस्ट कर जाए सच दैट A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन दैट इज कंटेन्ड इन A। तो अगर इसी सेट में एक एग्जांपल लूं मैं 1 2 3 4 5, तो अब हमारे पास तो पहला तो 1 का नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा, कि 1 अगर A 1 का नेबरहुड बन रहा है तो 1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ओपन इंटरवल मिलना चाहिए इस तरह का, जो पूरा का पूरा किसमें जाना चाहिए, A के अंदर। तो अगर ये सेट A 1 का नेबरहुड बन रहा है तो A 2 का नेबरहुड बन सकता है, A 3 का नेबरहुड बन सकता है, A 4 का या A 5 का। तो पहला तो पॉइंट उसी के अंदर होना चाहिए अगर नेबरहुड बनना है तो हम पहला चेक करें क्या A 1 का नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमारे डेफिनेशन की कम से कम एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए कि 1 के नेबरिंग पॉइंट्स 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन टाइप का ओपन इंटरवल जो होगा वो इस A के अंदर चला जाए। बट इस इंटरवल के अंदर तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स, तुम्हें पहले भी बताया है, बिटवीन एवरी टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, between every two real numbers there lies infinitely many rationals and infinitely many irrational। तो ये तो फाइनाइट सेट है और ये खुद इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के अंदर तो कंटेन हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास कोई भी इस तरह का एप्सिलॉन नहीं मिलेगा जो इसके अंदर चला जाए, बिकॉज एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट है दैट कैन नेवर कंटेन इन फाइनाइट सेट। तो ये 2 का भी सेम इसी तरह से 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल बनेगा वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो कुछ भी कोई भी एप्सिलॉन ले ले, हम कुछ भी एप्सिलॉन ले ले, फॉर एवरी एप्सिलॉन दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो कोई भी एप्सिलॉन तो ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसके लिए फाइनाइट सेट बन जाए और वापस ए के अंदर चला जाए। तो हमारे पास दिस इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, किसी भी इसके खुद के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका नेबरहुड ये नहीं बनेगा। तो फाइनाइट सेट कैन नेवर बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेकेंड एग्जांपल लेने जा रही हूं मैं, दिस इज ओपन इंटरवल 1 to 5। इसका मतलब इस इंटरवल में 1 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 1 and 5। तो इस इंटरवल में वो सारे रियल नंबर जो स्ट्रिक्टली 1 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं और लेस देन 5 है, तो वो सारे रियल नंबर। अब मुझे निकालना है ये ए पॉइंट क्या किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। तो मैंने इसमें से एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लिया, सपोज 2 उठा के चल रही हूँ, तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये 2 का नेबरहुड बनेगा। सेम इसी तरह से मैं कोई भी पॉइंट उठा सकती हूँ, ये एक आर्बिट्ररी उठाया मैंने 2 सिंपल एग्जांपल के लिए। तो 2 का उठाया हमने, तो 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल होना चाहिए 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन सो दैट इट शुड कंटेन इन 1 5। तो अब मैंने कोई भी एक एप्सिलॉन मुझे निकाल के दिखाना है, कोई भी एक एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन अपनी मर्जी का लेना है, कोई एक मिल जाए हमें हमारा काम हो जाएगा। दिस इज 0.1 का एप्सिलॉन ले लिया मैंने, दिस इज 2.1, so this is 2 minus epsilon and this is 2 plus epsilon। so epsilon is we are going to take here is 0.1, then 2 minus epsilon क्या बनेगा मेरा और 2 plus epsilon क्या बनेगा, it is equal to this is 1.9 and this is 2.1। of course this is contained in 1 5। तो दिस कंटेन्ड इन 1 5 इंटरवल के अंदर है, बिकॉज इस इंटरवल के अंदर कौन से पॉइंट है जो 1 से बड़े, तो ये पॉइंट 1.9 इज 1 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है, दैट मींस दिस इज कंटेन्ड इन 1 5। तो हमारे पास तो क्या बन गया, दिस इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ 2। सेम इसी तरह से कोई और पॉइंट ले लोगे, 3 लिया, दिस इज नेबरहुड ऑफ 3, दिस इज नेबरहुड ऑफ 1.1 इवन 1.1 इज इन दिस 1 5 इंटरवल। तो 1.1 अगर हम लेके चल रहे हैं तो 1.1 के अराउंड एक नेबरहुड निकाल के दिखाना है।
1.1 minus epsilon, 1.1 plus epsilon, so that this is contained in whole interval 1, 5. तो अब हम आप epsilon ऐसा चूज करना है कि 1 से तो बड़ा ही रहे स्ट्रिक्टली और ये हमारे पास स्ट्रिक्टली 5 से छोटा रहे, तो हमने epsilon ऐसा चूज करना है. तो सपोज वी आर गोइंग टू टेक हियर इज epsilon is 0.01. If we take epsilon is 0.01, then we get 1.1 minus 0.01, and this is 1.1 plus epsilon is 0.01. This is ये क्या बनेगा मेरा 1.11. This is strictly less than 5, and ये क्या बनेगा हमारे पास 1.09. This is 1.09. This is again bigger than 1. This is less than 5. तो ये पूरा इंटरवल जो होगा वो किसके अंदर चला जाएगा 1, 5 के बीच में. तो हम epsilon ऐसा कोई भी चूज कर सकते हैं such that a minus epsilon, a plus epsilon is contained in a. तो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं a उन सभी का नेबरहुड बनेगा. दिस ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल में जब भी उठाऊंगी दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा. तो हमने 2 उठाया, इसमें से 2 का नेबरहुड बन रहा था. हमने 3 उठाया तो 3 के आसपास का इंटरवल निकाल सकते हैं. 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन. तो कम से कम एक एप्सिलॉन हमने निकाल के दिखाना है कि सच दैट a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a, देन a इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ c. तो दिस सेट इज, दिस ओपन इंटरवल इज, यहाँ तो मैंने ओपन इंटरवल 1, 5 लिया. एक्चुअली एनी इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल, any open interval AB is neighborhood of each of its points. अब हमारे पास मैंने एक और एग्जांपल लिया इसी के साथ ही. A हमने लिया क्लोज्ड इंटरवल, या किसी एक साइड से भी क्लोज ले सकती हूँ. तो अभी फिलहाल मैं दोनों साइड से क्लोज ले रही. दिस इज 1, 5. तो अब इसमें कौन से पॉइंट है, 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है. तो हमारे पास 1, 5 की, अभी हमने देखा कि 1 और 5 के अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 लिया, तो मैं एक एप्सिलॉन तो जरूर फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन इसी के अंदर चला जाए. सेम इसी तरह से 1.1 अगर लेंगे तो 1.1 के अराउंड भी एक इंटरवल हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो वो जो इसके अंदर चला जाएगा 1, 5 के अंदर. अब हमारे पास तो जब हमने ओपन इंटरवल की बात की तो ना तो 1 इंक्लूडेड था ना ही मेरा 5 इंक्लूडेड था. बट अब हम जब लेने जा रहे हैं 1 और 5 क्लोज्ड इंटरवल, तो हमारा 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है. तो क्या ये 1 का नेबरहुड बनेगा? तो पहला नेबरहुड बनने की कंडीशन थी कि वो पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए. तो इसको हमने 1 और 5 चेक ही नहीं किया बिकॉज ये दोनों उसके अंदर थे ही नहीं. यहाँ हमें 1 और 5 को चेक करना है बिकॉज 1 और 5 इसके अंदर ही है. तो 1 को नेबरिंग साइड 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये इस इंटरवल हमारे पास 1 और 5 के अंदर आएंगे? तो 1 और 5 के अंदर आने के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि 1 से बड़े या बराबर और 5 से छोटे या बराबर 1 और 5 के अंदर. तो ये जो साइड आएगी 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 वाला हिस्सा, कि हमें अगर 1 का नेबरहुड बनना है, ए को अगर 1 का नेबरहुड बनना है तो दैट शुड बी कंटेन्ड इन ए. बट 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 वाला जो हिस्सा है ए में, तो 1 से आगे वाले पॉइंट जा रहे हैं, ग्रेटर वाले पॉइंट और इक्वल वाले पॉइंट जा रहे हैं. बट ये साइड जो है 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 वाला हिस्सा, वो तो हमारे पास 1 और 5 के बीच में नहीं जाएगा बिकॉज ये जो साइड है वो 1 से स्मॉलर हो चुकी है. तो हमारे पास दिस इज नॉट कंटेन्ड इन ए, सो ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1. तो ए मेरा 1 का नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का नेबरहुड बनने के लिए 1 की लेफ्ट साइड से भी और 1 के राइट साइड से भी पॉइंट दोनों ही जाने चाहिए. बट 1 के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट तो ए के अंदर कभी भी नहीं जाएंगे. सेम इसी तरह से अगर मैं 5 के ऊपर आ रही हूँ, तो अगर 5 का नेबरहुड बनना है ए को, तो 5 के लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए. बट 5 का राइट साइड वाला हिस्सा तो ए के अंदर नहीं जा सकता. तो इट मीन्स हमारे पास ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. हर पॉइंट जो इसके अंदर आ रहे हैं उनका होगा एक्सेप्ट 1 and 5. सिर्फ बाउंड्री जो है हमारे पास 1 और 5 वाली, उसका नेबरहुड नहीं बनेगा. बाकी अंदर वाले जितने भी हैं इंटरवल के, उन सब का ये नेबरहुड बन जाएगा. तो हमारे पास दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. उसके बाद अब हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं ओपन सेट की. ओपन सेट की डेफिनेशन, a subset of R
ए हमारे पास कोई भी सबसेट है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी नहीं कह रही फिलहाल में, ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड ओपन सेट। किसी भी सबसेट को ओपन सेट कब कहोगे? इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कि जितने भी पॉइंट उसके अंदर होंगे उन सब का नेबरहुड बनना चाहिए। तो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल लिया था 1 5 ओपन इंटरवल, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, सो दिस इज एन ओपन सेट। तो ये मेरा ओपन सेट बनेगा। एक्चुअली मैंने कहा कि एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, दिस मींस दिस इज ओपन सेट। तो एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। एम्प्टी सेट के ऊपर आए अगर हम, एम्प्टी सेट कि कोई भी पॉइंट है ही नहीं उसके अंदर, कि अगर मेरा ए एम्प्टी सेट है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है ओपन सेट की? इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जब पॉइंट्स ही नहीं है तो नेबरहुड दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट को हम ले लेते हैं कुछ ऐसे सेट जब जिसमें दिखाने के लिए भी कुछ नहीं हो, प्रूव करने के लिए भी स्टेटमेंट के लिए कुछ ना हो, तो हम उनको ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दिस इज एन ओपन सेट। रियल लाइन का सेट पूरा के पूरा, अगर मैं ए को रियल लाइन ले लूं, पूरा के पूरा ए आर, क्या ये नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स है? तो अगर ए हमारा आर के पूरा का पूरा आर है, तो मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊं, कोई भी रियल नंबर उठाओ, सपोज एक्स लिया, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, दिस इज सबसेट ऑफ आर। आर से बाहर से तो हम कुछ जा ही नहीं रहे, सब कुछ आर के अंदर ही है। आर किसके बराबर है मेरा? ए के बराबर। दैट मीन्स कि एप्सिलॉन में कितनी भी लेंथ का ले सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाएंगे, इनफाइनेटली मैंने एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाएंगे, कि सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन ए। तो हमारा आर भी जो होगा वो ओपन सेट। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। रियल लाइन खुद पूरा के पूरा ओपन सेट है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट बिकॉज इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब ये फाइनाइट सेट के ऊपर आ रही है। ए 1 2 3 4 5 है, ये तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। इसके अंदर 5 पॉइंट और 5 में से किसी का भी नेबरहुड नहीं बनता, क्योंकि बनने के लिए क्या चाहिए था नेबरहुड बनने के लिए? क्योंकि हमें इन इंटरवल को कंटेन करना है, और इंटरवल इनफाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट तो इंटरवल इनफाइनाइट सेट को कंटेन ही नहीं कर सकता, तो फाइनाइट सेट कैन नेवर बी ओपन सेट। दिस इज नॉट ओपन सेट। क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर अगर हम आए 1 और 5, तो ये सारे पॉइंट्स का नेबरहुड था एक्सेप्ट 1 एंड 5। लेकिन हमारी डेफिनेशन तो ओपन सेट की क्या है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका होना चाहिए। 1 और 5 भी इसी के अंदर है, उसका भी होना चाहिए था अगर ये ओपन होता तो बिकॉज ये नॉट नेबरहुड ऑफ 1 है, नॉट नेबरहुड 5 है, दिस इज नॉट ओपन सेट। ये ओपन सेट नहीं। दिस इज, तो हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन, इट शुड बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो कुछ ओपन सेट की प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली में हमारे पास ये सारी चीजें हम एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, बट बिकॉज अभी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन के चैप्टर में इन सबको हमने यूज करना है, तो हम बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, उसको तो हम समझ ही लेते हैं अब एक बारी। तो अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं ओपन सेट की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओपन सेट की प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी आ रही है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब इसका क्या मीनिंग है कि हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन है। इट मे भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी हो सकते हैं, सपोज A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A10, ये सारे ओपन सेट्स हैं। फाइन, अब इनके यूनियन में क्या बनेगी? ओपन बनेगी। ऑल दीज आर ओपन सेट्स, तो इनकी यूनियन भी ओपन बनेगी। तो पहली प्रॉपर्टी कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, दैट यूनियन में बी फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट सेट हमारे पास 10 ही हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हो, इनफाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स हो, तो उनकी यूनियन भी क्या होगी? ओपन होगी। तो आर्बिट्रेरी में दोनों चीजें आ गई। इट मे बी फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, हमारे पास फाइनाइट सेट्स हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं, फाइनाइट सेट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हो सकते हैं, कि 10 लिए हमने, 10 की बजाय 15 लिए, 50 लिए, 100 लिए, दैट इज ऑल्सो फाइनाइट, 100 नंबर इज। तो लेकिन अब जब हम इनफाइनाइट यूनियन कह रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास कलेक्शन में इनफाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स हैं, उनकी यूनियन जो होगी वो ओपन सेट्स होगी। तो हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन।
तो फाइनाइट यूनियन भी हो सकती है कि यूनियन हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की ले रही हूँ, या यूनियन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की ले रही हूँ, तो वो ओपन ही रहेगी। सेकंड, इंटरसेक्शन में हम फाइनाइट लेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन हम फाइनाइट का लेने, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स गिवन होंगे, A1 A2 AN, n मेरा कोई भी फाइनाइट नंबर है, दीज आर ओपन सेट्स। इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे इनकी तो वो भी ओपन होंगे। n मेरे पास 10 15 20 25 50, तो कोई फाइनाइट नंबर है हमारे पास, तो अगर ये सारे ओपन सेट्स है तो इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। इनफाइनाइट के साथ हमारे पास नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट कलेक्शन ले लूं ओपन सेट्स की, एक कलेक्शन है जिसमें सारे ओपन सेट्स हैं और वो कलेक्शन इनफाइनाइट है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ओपन रहे, दैट नीड नॉट बी ओपन। उसके एग्जांपल्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट ओपन, नीड नॉट बी ओपन। नेक्स्ट अब हमारे पास क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। क्लोज्ड सेट, जैसे हमने ओपन सेट की डेफिनेशन दी, सेट इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्लोज सेट की डेफिनेशन, एक सेट है हमारे पास, ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो जो सेट होगा वो क्लोज होगा। तो अब हमारे पास क्लोज सेट के एग्जांपल्स में हम क्या लेंगे? पहला एग्जांपल लिया मैंने, ए हमारे पास 1 5, ये ओपन तो नहीं था बिकॉज इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 5, तो हमारे पास ओपन तो नहीं था। क्या ये क्लोज्ड है हमारे पास? अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हमारे पास सेट के वो पॉइंट्स जो ए में ना हो, तो हमारी रियल लाइन है पूरी की पूरी ये, ए हमारा 1 5, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से पॉइंट चले जाएंगे? जो ए में ना हो, जो यहां ना हो, इट मीन्स जो यहां हो और यहां हो। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से पॉइंट आए? जो -∞ और 1 के बीच में है, यूनियन 5 to ∞ के बीच में है। तो ये वो पॉइंट्स हो गए। इसमें कौन से पॉइंट थे? जो 1 से बड़े या बराबर, 5 से छोटे या बराबर। इसमें वो पॉइंट आ जाएंगे जो 1 से छोटे हैं या मेरे 5 से बड़े। 5 और 1 खुद भी इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज वो ए में था, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बना दिस साइड यूनियन दिस साइड, कि पूरे आर में से मुझे ये पोर्शन नहीं लेना 1 5 का, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट ही आ गया। अब एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। अभी हमने लिखा था दिस इज एन ओपन इंटरवल, दिस इज एन ओपन इंटरवल एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, यूनियन ओपन इंटरवल की ओपन है, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हम उस सेट को क्लोज कह देते हैं, दिस मीन्स दिस इज ए क्लोज सेट। तो ये सेट जो हो गया वो क्लोज हो। तो यहां मैंने 1 5 की जगह कुछ भी हमारे पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ले सकते हो, तो दिस इज ए क्लोज्ड सेट बिकॉज इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? -∞ to a यूनियन b to ∞। दिस इज ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट, union of open is open set, so therefore a complement is open, therefore this is closed। तो क्लोज सेट की हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तब हम उस सेट को क्या कहते हैं? क्लोज सेट। इसी तरह से क्लोज सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लोज सेट की पहली प्रॉपर्टी, फाइनाइट यूनियन, यूनियन फाइनाइट होगी, वहां पर ओपन सेट्स में क्या था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ली थी, यहां फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैं, A1 A2 A3, ये सारे क्लोज्ड सेट्स हैं, उनकी यूनियन भी क्या होगी? क्लोज्ड होगी। इनफाइनाइट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है कि हमारे पास ये कलेक्शन इनफाइनाइट और उनकी यूनियन भी क्या हो जाए? क्लोज्ड है, दैट नीड नॉट बी क्लोज्ड। इंटरसेक्शन हम आर्बिट्रेरी लेंगे, दैट मे बी फाइनाइट इंटरसेक्शन और दैट मे बी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of closed set is closed। That means हमारे पास
A1 A2 AN अप टू इन्फिनिटी भी क्यों ना ले लें, हम कितने मर्जी सेट ले लें, इनकी इंटरसेक्शन जो बनेगी आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक लेगी मैं, ये भी क्या बनेगी, मेरी क्लोज बनेगी। तो मैं फाइनाइट भी ले सकती हूँ इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट भी ले सकती हूँ इंटरसेक्शन। क्लोज सेट्स की इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो, चाहे वो फाइनाइट इंटरसेक्शन हो, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्लोज ही रहेगी। तो ये हमने आज डेफिनेशंस की, ओपन सेट की, क्लोज सेट की, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, और हमारे पास अभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस में सीक्वेंस का पोर्शन अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।